हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ज़ूलॉजिक माइंड्स। तो हमने फिजियोलॉजी स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया था, विच वाज द डाइजेस्टिव सिस्टम। और अब हमने यूनिट 2 भी स्टार्ट कर दिया था, जिसके हमने पार्ट 1 में कुछ टॉपिक्स कर लिए थे, विच वाज द ब्रीदिंग वर्सेस रेस्पिरेशन, डिफरेंट respiratory structures in the organism, the parts of human respiratory system। और आज पार्ट 2 में we are going to discuss about the mechanism of breathing, respiratory volumes and capacities, transport and exchange of the gases। और थर्ड पार्ट में हम रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स चाहिए या फिर नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, एंड प्रीवियस लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था। ब्रीदिंग होता है, आप सिंपली जो इनहेल एक्सहेल कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। तो इसमें हमें यही देखना है कि हम इनहेल कैसे कर रहे हैं, उसके पीछे क्या मैकेनिज्म लग रहा है, और एक्सहेल कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन इसको मैकेनिज्म को समझने से पहले दो तीन चीज़ें आपको समझनी होंगी। कि पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि गैसेस हमेशा हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करते हैं। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, इतना तो सबको ही पता होगा कि सपोज एक कंटेनर में बहुत सारी गैसेस हैं, तो उस इंडिविजुअल गैस का क्या पार्शियल प्रेशर है फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ द गैसेस, उसी को क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो अब पार्शियल प्रेशर हमेशा कहाँ हायर से लोअर मूव करता है, पहली बात। और दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेशर हमेशा वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बस आपको ये दो बातें ध्यान रखनी है, आपको पूरा मैकेनिज्म बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो अब इंस्पिरेशन देखते हैं, क्या हमने फ्रेश एयर जो अपने लंग्स में ली है वो कैसे ली है। तो उसमें हमें दो मसल्स हैं वो जो बहुत हेल्प करती है। सबसे पहला मेजरली हमें डायाफ्राम मसल्स हेल्प करती हैं, और दूसरा इंटरकॉस्टल मसल्स हेल्प करती हैं। ठीक है, और ये जो एब्डोमिनल मसल्स होते हैं ये हमें फोर्सफुल इंस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, बट हमें यहाँ पे हम इधर पे नॉर्मल जो इंस्पिरेशन है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आपकी जो है ये डायाफ्राम मसल्स में हो गया कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो गया, आपकी ये जो डायाफ्राम था ये पहले ऐसे डोम शेप था। अब जैसे ही डायफ्राम मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ये आपके डोम शेप से क्या हो गए, ऐसे फ्लैट हो गए। ठीक है, बिल्कुल फ्लैट हो गए। डोम शेप कैसा होता है, ऐसा होता है डोम शेप, ऐसा। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, फ्लैट हो गए। अब फ्लैट होने से भाई देखो इतना एरिया जो है आपका एक्स्ट्रा बढ़ गया। बढ़ गया तो इसका मतलब कि एरिया इंक्रीज हो गया। अब एरिया इंक्रीज हुआ है तो किस डायरेक्शन में वॉल्यूम इंक्रीज हुआ होगा, आपका एंटीरियो पोस्टीरियर डायरेक्शन में वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। किसके, डायफ्राम मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। और दूसरा जो है हमारा इंटरकॉस्टल मसल्स, ये आपके रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती है। अब इंटरकॉस्टल में भी दो होती है, एक्सटर्नल इंटरनल। तो यहाँ पे आपके जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, उससे क्या हो गया, आपके जो रिब्स एंड स्टर्नम होते हैं ये उठ जाते हैं, ये आउटवर्ड मूव कर जाती हैं। ठीक है, तो अब क्या, इन ये बाहर की तरफ गए हैं तो भाई इनमें भी तो कुछ वॉल्यूम इंक्रीज हुआ होगा। तो ये किस डायरेक्शन में इंक्रीज हुए, ये डोर्सो वेंट्रल डायरेक्शन में यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो गया आपका। तो अब देखो यहाँ भी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, इस डायरेक्शन में वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, यानी कि टोटल थोरैसिक वॉल्यूम जो है आपका वो बढ़ गया। अब भाई हम जो बाहर का प्रेशर है ना उसको तो हमको चेंज कर ही नहीं सकते, बाहर तो एटमोसफेयर है, एटमोस्फेरिक प्रेशर को तो चेंज ही नहीं कर सकते। तो इसका मतलब सारा चेंज हमें थोरैसिक चैम्बर में ही करना है। तो वो कैसे हो गया, इन दोनों मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से हो गया। तो ओवरऑल वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। अब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया इसका मतलब प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर आपका डिक्रीज हो गया अंदर का थोरैसिक चैम्बर का। और जबकि एनवायरनमेंट में प्रेशर आपका ज़्यादा है, तो एयर कहाँ मूव कर जाएगी, एयर मूव कर जाएगी हायर टू लोअर, यानी कि एटमॉस्फेयर से आपके थोरैसिक चैम्बर में एयर आ गई। ठीक है, तो आपने क्या कर लिया, इंस्पायर कर लिया। अब एक्सपीरेशन देखते हैं, ये इंस्पिरेशन का ना टोटली ऑपोजिट है, एकदम ही ऑपोजिट है ये। ठीक है, तो एक्सपीरेशन में भी वही दोनों मसल्स हेल्प कर रही हैं, बट वहाँ कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, यहाँ पे रिलैक्स कर रही हैं। अब डायाफ्राम मसल्स रिलैक्स कर गई,
तो पहले आपकी जो डोम शेप डायाफ्राम था वो क्या था, ऐसे फ्लैट हो गया था। इस डायरेक्शन में क्या, इस बार क्या होगा कि ये वापस से अपने ओरिजिनल डोम शेप में आ जाएंगी। फिर क्या होगा, आपकी इंटरकॉस्टल मसल्स की बारी आई, ये भी रिलैक्स कर गई। ये रिलैक्स कर गई तो जो आपके रिब्स एंड स्टर्नम बाहर की तरफ रेज हो गए थे वो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे। तो दोनों डायरेक्शन में आपके यानी कि एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में एंड डोर्सल वेंट्रल डायरेक्शन दोनों ही वॉल्यूम फिर से डिक्रीज होगी। वॉल्यूम डिक्रीज होगी यानी कि अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा, अंदर प्रेशर ज़्यादा बाहर प्रेशर कम, यानी कि अब हायर टू लोअर, तो सारा का सारा एयर आपका जो है ये बाहर चला जाएगा तब तक जब तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाता है। तो इस तरह से आपका एक्सपीरेशन भी हो गया। अब देखते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। तो सबसे पहला है आपका टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है कि आप नॉर्मल कंडीशन में जो इंस्पायर एक्सपायर कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, विच इज अराउंड 500 ml। दूसरा है हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या होता है, आपने टाइडल वॉल्यूम तो ले लिया नॉर्मली जो आप इनहेल एक्सहेल कर रहे हो वो ले लिया, उसके बाद में आप फोर्सफुली और कितना वॉल्यूम इंस्पायर कर सकते हो। जैसे आप जब ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह करते हो तो आप बहुत देर देर तक है ना सांस लेते रहते हो, तो उसी उस केस में आप कितना एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर कर पा रहे हो उसी को बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम विच इज अराउंड 2500 ml टू 3000 ml, मतलब 2.5 से 3 लीटर तक का IRV आपका है। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है कि आपने एक्सेल किया, एक्सेल करने के बाद में आप फोर्सफुली और कितना एक्सेल कर पा रहे हो, है ना। एक्सपायर किया आपने और उसके बाद में नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद में फोर्सफुली और कितना एक्सपायर कर पा रहे हो उसको बोलते हैं हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV विच इज अराउंड 1000 ml टू 1100 ml। फिर लास्ट आता है आपका रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये क्या होता है कि आपके लंग्स में ये वाली वॉल्यूम हमेशा हमेशा प्रेजेंट होती है, आप कितना भी फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर लो उसी को बोलते हैं, यानी कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बावजूद आपके लंग्स में जो एयर प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम विच इज अराउंड 1100 ml टू 1200 ml। ना लंग कैपेसिटीज और पल्मोनरी कैपेसिटीज, तो 5 आपकी कैपेसिटीज हैं। सबसे पहला है वाइटल कैपेसिटीज, ठीक है। तो ये क्या होता है कि द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन, ठीक है। तो हमने क्या किया, फोर्सफुली एक्सपायर किया, उसके बाद में हम कितना वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो ब्रीथ कर पा रहे हैं उसी को बोलते हैं हम वाइटल कैपेसिटी, जिसमें आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ रहा है, टाइडल वॉल्यूम आ रहा है और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो कि हमने फोर्सफुली इंस्पायर कर लिया, बहुत तेज तेज सांसें ले ली हमने, ठीक है, एकदम जितना सांस ले सकते थे ले ली, उसके बाद में हम कितना वॉल्यूम जो है वो ब्रीथ आउट कर पा रहे हैं उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। दूसरा है हमारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है कि हमने नॉर्मली एक्सपायर कर दिया, ठीक है, नॉर्मली, उसके बाद में हम कितना वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो इंस्पायर कर सकते हैं उसको बोलते हैं हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। और इस ये किस किस को इंक्लूड करती है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV प्लस टाइडल वॉल्यूम, और इसका एकदम ऑपोजिट है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो इसमें क्या होता है कि हमने नॉर्मली एक्सपायर कर दिया, ठीक है, और उसके बाद में हम कितना इंस्पायर कर पा रहे हैं, ठीक है, एक्सपायरेटरी नहीं, नॉर्मली इंस्पायर करने के बाद में आप कितना एक्सपायर कर पा रहे हो उसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। और इसमें क्या आ रहे हैं आपके टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ रहे हैं। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी FRC, ठीक है, ये क्या होता है कि आपने नॉर्मली एक्सपायर तो कर दिया, ठीक है, उसके बाद में आपके लंग्स में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर बचा हुआ उसको बोलते हैं हम फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो इसमें क्या आता है आपके ERV और
रेजिडुअल वॉल्यूम आ रहा है। और टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है कि हमने फोर्सफुली इंस्पायर कर लिया, जितना हम सांस ले सकते थे ले लिया, उसके बाद में हमारे लंग्स में कितना एयर है, फोर्सफुली इंस्पायर करने के बाद में हमारे लंग्स में कितना एयर है, उसको बोलते हैं हम टोटल लंग कैपेसिटी TLC, जिसमें क्या रेजिडुअल वॉल्यूम आ रहा है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ रहा है, टाइडल वॉल्यूम आ रहा है एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ रहा है। ओके, अब इसमें एक ये इम्पॉर्टेंट है, रेस्पिरेटरी कोशेंट विच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एब्सॉर्ब्ड, जिसमें ग्लूकोज का रेस्पिरेटरी कोशेंट 1 होता है। अब रेस्पिरेटरी कोशेंट 1 होने का क्या मतलब हुआ कि भाई जितना मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को आप एब्जॉर्ब कर रहे हो, उतने ही मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आप रिलीज कर रहे हो, इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, अब इसी तरह फैट्स का जो है RQ 0.7 है, प्रोटीन्स का 0.9 है, ऑर्गेनिक एसिड्स का मैक्सिमम है 1.3 से लेकर के 1.4, एंड इनऑर्गेनिक एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑब्वियसली RQ हम कैसे निकालेंगे, जब ऑक्सीजन यूज ही नहीं हो रहा है तो RQ निकालना तो कोई बात ही नहीं है। RQ को किससे डिटरमाइन करते हैं हम, गेनोंग्स रेस्पिरोमीटर एक डिवाइस है, इसी से हम जो रेस्पिरेटरी कोशेंट है उसको मेजर करते हैं। ठीक है, अब ये वाला टॉपिक जो है आपका बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, विच इज़ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो गैसेस आपकी ना दो जगह एक्सचेंज होती है। पहला तो आपके जो लंग्स हैं, लंग्स और कैपिलरीज के बीच में, फिर दूसरा जो है आपका कैपिलरीज एंड टिश्यू के बीच में। तो इसमें ना आपको ये बहुत ज़्यादा पोथियाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सब तो मैं लिख देती हूँ, आपको एग्जाम्स में लिखने में काम आएगा। बट आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है, जो आपको स्टार्टिंग में एकदम बताया है कि गैसेस हमेशा हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव कर रही है। तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई कहाँ पे क्या क्या पार्शियल प्रेशर है ना। तो अब देखते हैं कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का 159, ये सब कुछ mmHg में है। ठीक है, तो 159 mmHg है, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का 0.3 mmHg है एटमॉस्फेयर में। एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का 104 है, कार्बन डाइऑक्साइड का 40 है। डीऑक्सीजनेटेड में, अब डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होगा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, जो कि 45 mmHg होता है ह्यूमंस के केस में, और 40 mmHg ऑक्सीजन का होता है। लेकिन ऑक्सीजनेटेड में क्या होगा कि ऑक्सीजन का ज़्यादा हो गया, यानी कि 95 mmHg है, और कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mmHg है। एंड टिश्यूज़ में हमारे 40 mmHg ऑक्सीजन का है और कार्बन डाइऑक्साइड का 45 है। ठीक है, तो अब देखते हैं पहला एक्सचेंज ऑफ गैस आपका किस किस के बीच में हो रहा है, एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरीज के बीच में। इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ें तो सब पोथियों की बात होगी, आपको डायग्राम से समझाती हूँ। ठीक है, तो अभी ये सपोज ये आपकी बॉडी है ना, ये जो आपको स्क्वायर दिख रहा है, इसको मान लो कि ये आपकी बॉडी है, और ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये हो गया हमारा एटमॉस्फेयर। तब एटमॉस्फेयर में जो है यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, 159 mmHg है, 159 mmHg हो गया ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो और यहाँ पे कितना हो गया आपके एल्वियोलाई यानी कि लंग्स में आपके कितना है, यहाँ लिखा हुआ है देखो 104 mmHg, यहाँ 104, यहाँ 159, यानी हायर टू लोअर। तो एटमॉस्फेयर से आपका जो है वो एयर कहाँ चला गया, अंदर चला गया, लंग्स में चला गया। ठीक है, अब लंग्स में आ गया, बट हमें एक्सचेंज किस किस के बीच में करना है, ये जो आपके एल्वियोलाई है और ये वाली जो कैपिलरी है ब्लड कैपिलरी, इसके बीच में करना है। तो वो कैसे होगा, अब आपको पता होना चाहिए कि एल्वियोलाई में तो 104 mmHg इसका पार्शियल प्रेशर है, लेकिन ऑक्सीजन का इस कैपिलरी में कितना पार्शियल प्रेशर होता है, 40 mmHg होता है। ठीक है, याद रखना यहाँ पे कितना होगा, ऑक्सीजन का 40 mmHg होगा। ठीक है,
तो आप खुद सोचो, यहाँ पे 104 mmHg, यहाँ 40 mmHg ऑक्सीजन का, हायर टू लोअर, तो ऑक्सीजन आपका कहाँ चला जाएगा, लंग से ये कैपिलरी यानी अल्वियोलाई से कैपिलरी में पहुंच जाएगा। तो आपने ऑक्सीजन का एक्सचेंज देख लिया। अब कार्बन डाइऑक्साइड के केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है, 45। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना पार्शियल प्रेशर है, 45 mmHg है, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, 40, यानी कि हायर टू लोअर, तो कैपिलरीज में ज़्यादा है, एल्वियोलाई में कम है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ, हायर से लोअर, तो यहाँ से पहले चला जाएगा यहाँ पे। अब एटमॉस्फेयर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का 0.3 mmHg पार्शियल प्रेशर होता है, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mmHg है। तो यहाँ से कहाँ चला जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, आपका बाहर चला गया। तो ये हो गया आपका पहला एक्सचेंज। अब दूसरा एक्सचेंज कहाँ होता है, दूसरा एक्सचेंज होता है यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज एंड टिश्यूज के बीच में। तो यहाँ पे जो आपकी कैपिलरीज है, यहाँ पे कितना पार्शियल प्रेशर है इसका, 95 mmHg है ऑक्सीजन का। वही कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, 40 mmHg। लेकिन जो आपके टिश्यूज हैं, टिश्यूज में ऑक्सीजन का कितना है, 40 mmHg है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, 45 mmHg, ठीक है। तो अब क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया था फिर से, हायर टू लोअर। तो यहाँ पे 95 है ऑक्सीजन का, और यहाँ पे कितना है, 40 है, हायर से लोअर, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ आ जाएगा, टिश्यूज में आ जाएगा आपके। वही कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, यहाँ पे 45 यानी आपके टिश्यूज में 45 mmHg है, लेकिन कैपिलरीज में कितना, 40 mmHg है। तो आपका चला जाएगा इधर से इधर, कैपिलरीज आपके, कैपिलरीज में आपका कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गया, टिश्यूज में ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लिया आपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए, इसमें टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया जो आपकी कैपिलरीज में पहुंच गए, और ये दोनों के दोनों आपके एक्सचेंज जो हैं कंप्लीट हो गए। तो पहला गैसेस एक्सचेंज जो आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन था, दूसरे को क्या बोल रहे हैं हम, इंटरनल रेस्पिरेशन बोल रहे हैं, जो कहाँ कहाँ पे हो रहा है, आपके टिश्यूज ब्लड कैपिलरीज एंड टिश्यूज के सेल्स में हो रहा है, ठीक है। बाकी चीज़ें मैंने आपको यहाँ डायग्राम से समझाई दिया। अब ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस कैसे हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले उसमें क्या देखना है हमें, बस दो ही गैस के बारे में पढ़ना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है कि 3% ऑफ द ऑक्सीजन जो होते हैं वो तो प्लाज्मा में डिसॉल्व होके ही उनका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। बाकी की जो 97% ऑफ ऑक्सीजन होता है वो हीमोग्लोबिन की मदद से ट्रांसपोर्ट होते हैं, जो कि किस पे, आरबीसीज यानी एरिथ्रोसाइट्स पे प्रेजेंट होते हैं। अब हमारे जो आरबीसीज होते हैं वो किसकी बनी होती है, उस पे क्या होते हैं, आरबीसीज के ऊपर आ गया हमारे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के दो पार्ट है, हीम प्लस ग्लोबिन, ठीक है। तो ग्लोबिन क्या होती है, ग्लोबुलिन ये प्रोटीन की चेन होती है, हीम, हीम पे क्या होता है, आयरन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो इसके जो आयरन वाला मॉलिक्यूल होता है ना हीमोग्लोबिन का, उससे कंबाइन कर जाता है हमारा ऑक्सीजन, ठीक है। और कंबाइन करके कहाँ चला जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, और फिर इस तरह से ही ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो ज़्यादातर आपका मैक्सिमम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ठीक है। अब इसमें आपका ये कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एक सिग्मोइड ग्राफ है, आप ये देखो, ठीक है। ये आपको ऐसे शेप का दिख रहा होगा, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मोइड ग्राफ बोलते हैं। तो ये ग्राफ हमें क्या बताता है, ये ग्राफ हमें बताता है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ में कितना सैचुरेट हो गया है, ठीक है। तो ये किस किस का रिलेशन है, सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और यहाँ पे क्या है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इन ब्लड है, ठीक है। तो क्या होता है कि
आप आपका ऑक्सीजन पहले सैचुरेट होना शुरू होएगा मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है आपका बनना शुरू होएगा फिर एक पॉइंट पर आकर के सैचुरेट हो जाएगा कि भाई अब इससे ज़्यादा जो है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में कंबाइन नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसी अब इसमें क्या होता है, आपके दो केसेस होते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ें जो है इस ग्राफ की शिफ्टिंग में इन्फ्लुएंस करते हैं, बट जिसमें से मेजर जो है वो तो ऑक्सीजन का ही पार्शियल प्रेशर है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिटरमाइन करती हैं कि ये ग्राफ किस तरफ शिफ्ट होगा। तो सबसे पहला आ गया आपका बोहर्स इफेक्ट। ठीक है, तो बोहर्स इफेक्ट क्या होता है, इसको हम राइट शिफ्ट भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें आपका डिसोसिएशन होता है, जो आपका HbO2 बना था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे थे HbO2 यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो बना था उसका यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है। और जो आपका ये जो आपको ब्लू वाली लाइन दिख रही है ये आपका नॉर्मल है, नॉर्मल। ठीक है, लेकिन ये अगर यहाँ पे इस आपके राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो गया तो इसको बोलते हैं बोहर्स इफेक्ट। और ये होता क्यों है, ठीक है, HbO2 का डिसोसिएशन होने की वजह से अगर पार्शियल प्रेशर कम हो गया, डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर जो प्रोटॉन आयंस की कंसंट्रेशन है वो बढ़ गई, तो अब प्रोटॉन आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ी तो पीएच तो अपने आप ही लो हो जाएगा क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट हो जाएगा। और इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो अगर ये सारी चीज़ें हो गई तो आपका HbO2 का डिसोसिएशन हो जाएगा और इसको क्या बोलते हैं, हम बोहर्स इफेक्ट बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका ग्राफ राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसका ऑपोजिट जो है वो हाल्डेन्स इफेक्ट है। इसमें आपका ग्राफ जो है वो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाता है और इसमें क्या होता है, आपका एसोसिएशन ऑफ HbO2 होता है। इसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, हाइड्रोनियम आयन सॉरी प्रोटॉन आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाते हैं, सॉरी कम हो जाते हैं। अब कम हो गए यानी कि एसिडिटी कम हो गई, एसिडिटी कम यानी कि पीएच हाई, और डिक्रीज इन टेम्परेचर। ये आपके फैक्टर जो है वो हार्लेन इफेक्ट को यानी कि आपके राइट शिफ्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इसके अलावा जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ये 3 फॉर्म्स में ट्रांसपोर्ट होता है। सबसे पहला 7% जो होता है ये तो प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर पहुंच जाता है आपके 7% जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये हमारे ब्लड प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर पहुंच जाता है। उसके बाद में मैक्सिमम यानी कि अराउंड 70% जो होता है इसका ट्रांसपोर्ट हमारे बाइकार्बोनेट आयंस करवाते हैं। ठीक है, तो और इस ट्रांसपोर्ट में एक एंजाइम है जिसको बोलते हैं हम कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ये हेल्प करता है। तो क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वाटर के साथ में रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना देते हैं। फिर कार्बोनिक एसिड्स टूट जाते हैं हमारे प्रोटॉन प्लस बाइकार्बोनेट आयन में। ठीक है, अब आप देखो ये जो ये वाला जो बाइकार्बोनेट आयन है फिर ये क्या करता है, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करा देता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारा कार्बन जो बाइकार्बोनेट आयन है ये हमारे जो आरबीसीज है उनसे बाहर चला जाता है। तो होता क्या है कि इसका सब्सटीट्यूट एक आ जाता है क्लोराइड आयन। अब इसी जो ये वाली जो शिफ्टिंग होती है ना कि आपका हाइड्रोजन आयन बाहर जा रहा है और क्लोराइड आयन अंदर आ रहा है, इसके ताकि यहाँ का जो एसिड बेस इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन हो सके। सॉरी, इसी को बोलते हैं हम क्लोराइड शिफ्ट या फिर हैमबर्गर्स फिनोमेना। ठीक है, तो अब इसके अलावा तीसरी तरह से कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, वो ट्रांसपोर्ट होता है आपके कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो अमीनो किस लिए आ रहा है, तो इसमें जो जो
आपने हीमोग्लोबिन की जो ग्लोबुलिन वाली चेन होती है ना, उसकी हेल्प से इसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब ग्लोबुलिन चेन किसकी, प्रोटीन्स की बनी होती है। प्रोटीन्स में क्या होता है, अमीनो एसिड्स होता है। इसीलिए यहाँ पे ये वर्ड यूज किया गया है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, और इसके थ्रू इसका कितना 23% के अराउंड ट्रांसपोर्टेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये वाली रिएक्शन होती है कि हीमोग्लोबिन की जो ग्लोबुलिन वाली चेन है वहाँ से रिएक्ट कौन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और बन जाएगा HbCO2। और इस तरह से इसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, तो अब हमने सारे टॉपिक्स आज के कर लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम रेगुलेशन देखेंगे, न्यूरल एंड केमिकल रेगुलेशन और disorders के बारे में। And if you like my video, subscribe my channel, hit the bell icon, and also like the session, and stay tuned for the next lecture. Thank you, bye bye.